BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर में आयोजित इस प्राकृतिक कृषि संवाद में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री समीर भाई मोदी जी, प्रमुख जिला पंचायत सूरत, और हमारे लोकसभा सांसद माननीय श्री प्रभु भाई वसावा जी, विधायक बारडोली माननीय श्री ईश्वर भाई परमार जी, विधायक महुआ जो कल से ही मेरे साथ लगातार रहे, माननीय मोहन भाई भोटिया जी, और सूरत के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट माननीय श्री तेजस परमार जी, निदेशक जिला ग्राम विकास एजेंसी सूरत माननीय श्री AB प्रजापति जी, उप जिला विकास अधिकारी सूरत श्री गजेंद्र भाई पटेल जी, संयुक्त निदेशक कृषि गांधीनगर नितिन भाई गामित, और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, बारडोली तालुका के विभिन्न गांव से आए हुए सरपंच महानुभाव, मास्टर ट्रेनर्स, कृषि सखी, किसान मित्र और खेडूत भाई और बहनों, आप सबका आज के इस कृषि संवाद में मैं बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से मंच पर हमारे प्रतिष्ठित नेतागण जो आपके बीच में रहते हैं, खेडूत लोगों की चिंता करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो भाइयों और बहनों देश का तो गौरव है ही, लेकिन गुजरात की धरती को ये श्रेय जाता है कि जिन्होंने एक ऐसे महामानव को जो अपने लिए कुछ नहीं करते, रात और दिन भारत के चहुमुखी विकास के लिए, उसमें हमारा ये प्राकृतिक खेती मिशन भी है, उनकी प्रेरणाएं लगातार ये रहती हैं कि जब तक गांव का खेडूत समृद्ध नहीं होगा, ग्राम की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बनेगी, तो विकसित भारत को हम तेजी से लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज आप भाई और बहन बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आज प्राकृतिक खेती क्या है, इससे कितना लाभ होने वाला है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, इन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। अब भाषण नहीं, बातचीत, ये संवाद है। संवाद एक तरफ नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। अब आप लोग कितना हाँ ना में उत्तर दे पाएंगे, इससे मैं अनुमान करूंगा कि आज की हमारी इस क्लास में हमारे स्टूडेंट कितने प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, अब ध्यान करो, मैं 35 वर्ष तक बच्चे ही पढ़ाता रहा हूं। मैं शिक्षक पहले हूं, खेडूत बाद में था, लेकिन आजकल मैं खेडूत ज्यादा बन गया, शिक्षक कम रह गया। तो अब मैं बातचीत शुरू करता हूं, हाँ ना में उत्तर देंगे। ऐसे खेडूत, अब ये सत्य पे बोलना है, इसमें कोई उलझन में नहीं रहना। आपने
मैं स्वयं 10-11 साल पहले पूरी जहर वाली खेती करता था। 180 एकड़ भूमि का मेरा फार्म है। उसमें मैं यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक आप तो यूं छिड़कते हैं, मैं यूं नहीं छिड़कता था। मैं ट्रॉली में भर के फावले से डलवाता था। समझ में आई? तो आपने घबराना नहीं है कि आप रासायनिक खेती करते हैं तो कोई गड़बड़, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। यही तो समझने आ जाए हम। अब ईमानदारी से बोलना ताकि मेरे को पता लगे आज की हमारी सभा कितनी लाभकारी होने वाली है। ऐसे खेडूत हाथ खड़ा करेंगे जो रासायनिक खेती आजकल करते रहे हैं। रासायनिक खेती जो करते हैं बहुत अच्छा। भाई ढीले मत बनो। ये बहनें एसी में बैठने आई हैं क्या? आप कुछ नहीं करते। जो रासायनिक खेती करते, यूरिया डीएपी डाल करके जंतुनाशक, दोबारा हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत अच्छा। आज की क्लास में मेरे लिए सबसे आदरणीय यही लोग रहेंगे जो रासायनिक खेती करते हैं। अब जो प्राकृतिक खेती करते हैं वो भी हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक जानकारी मेरे को मिली। नंबर 2, जिनके घर में देसी गौ माता है वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। यहां मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो हाथ खड़ा करें। और कृषि सखी, बहुत बढ़िया। अब मेरे को सभा की पूरी जानकारी मिल गई। अब उसी तरह से मैं चर्चा करूंगा। मैं विशेष रूप से कलेक्टर महोदय, आत्मा के डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, अधिकारीगण, डीडीओ महोदय को बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की और आज के इस कार्यक्रम में उन खेडूत को बुलाया जिनको आज के विषय की बहुत जरूरत है। जो लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल समय रहते आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए दुनिया की भीड़ से अलग हटके प्राकृतिक खेती को अपनाने का काम किया है। भाई और बहनों, जो लोग रासायनिक कर रहे हैं उन्होंने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं ये सभी एक समय रासायनिक खेती करते थे। मैं खुद भी यही करता था, लेकिन आपने कतई नहीं चिंता करनी। बस आपने आज बहुत अच्छी तरह समझना है, इसके गुण दोष को समझना है। मेरे से पहले आपके बीच में डॉक्टर जनक सिंह राठौर, काफी देर तक उन्होंने प्राकृतिक खेती को समझाया ना आपके बीच में। आपने उसको जाना प्राकृतिक खेती क्या है। अब जो बची हुई बात है वो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, हमारे रासायनिक खेती करने वाले भाई और बहन इसलिए प्राकृतिक खेती से डरते हैं, बचते हैं कि कहीं हमारे खेत का उत्पादन कम ना हो जाए, ओछा न रह जाए। यही कारण है। बोलो, कमजोर भी
विद्यार्थियों बोलो, यही कारण है, यही कारण है। मैं खेडूत के बीच में जाता हूं, उनको यही भय है कि हमारा उत्पादन ओछा हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसी को समझो आप, एक है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जिसका प्रचार हम कर रहे हैं आपके बीच में, यह है प्राकृतिक खेती। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप क्यों डरते हैं? आप इसलिए भय खाते हैं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 20-30 साल से जैविक खेती का प्रचार कर रही है। ऑर्गेनिक 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 का प्रचार करते हैं। लेकिन उस ऑर्गेनिक को मैंने भी किया है, और 30 साल में सरकारों के परिश्रम के बावजूद भी कोई मॉडल नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि जैविक खेती में ना तो मेहनत कम होती है, न खर्चा कम होता है, और न उत्पादन पूरा मिलता है। आप लोग प्राकृतिक खेती को और जैविक खेती को एक ही समझे बैठे हो, इसलिए आप भी बचते हो। आज ये विचार मन से यही छोड़ जाना। जैविक खेती बिल्कुल अलग है, उसमें उत्पादन नहीं मिलता, मेहनत कम नहीं होती, खर्चा भी कम नहीं होता। लेकिन प्राकृतिक खेती जो है, इसमें आपको पूरा नहीं, आज जो उत्पादन लेते उससे भी ज्यादा मिलना शुरू होगा। अब हमारे बीच में मंच पर कितने खेडूत बुलाए गए, और ये सारे नहीं बुलाए जो प्राकृतिक खेती करते हैं। 10-12 खेडूत अभी आए हैं जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया। और ये जो हाथ इतने लोगों ने उठाए जो प्राकृतिक खेती करते हैं, और बाहर जो यहाँ स्टॉल लगे हैं, बेचान केंद्र बनाए हैं, अपना अपना सामान लेकर आए, वो भी खेडूत वहां है। और इस समय गुजरात में हमारे पोर्टल है प्राकृतिक खेती का, जिसपे 9 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती करते हैं। 9 लाख। अब आप मेरे को बताओ, यदि इन लोगों का उत्पादन ओछा होता, इनका नुकसान होता, तो क्या इतने लोग प्राकृतिक खेती करते? और मैं जब भी किसी स्टॉल पे जाता हूं, सबसे पहले मेरा यही सवाल होता है। मैं खेडूत से, प्राकृतिक खेती करने वाले खेडूत से पूछता हूं कि भाई आपको घाटा तो नहीं हो रहा? आप पहले रासायनिक खेती करते थे, क्या उसकी निस्बत अब आपको नुकसान तो नहीं हो रहा, हानि तो नहीं हो रही? एक भी खेडूत ऐसा नहीं मिलता जो ये बात मानता। बल्कि अभी हमारे सभी लोग साथ में थे, हम किसानों का जोश अलग तरह का था। वो बड़े उत्साह में कहते, साहब घाटे का सवाल ही पैदा नहीं, हमें लाभ होता है, ये कोई दबाव नहीं है। 9 लाख किसानों को प्रेशर से नहीं कराई जा सकती, बल्कि मैं उन खेडूत को जो प्राकृतिक खेती करते हैं, वो केवल खेडूत नहीं है, वो सही अर्थों में ईश्वर भक्त भी हैं, ईश्वरीय व्यवस्था का सहयोग करते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं, प्रकृति और धरती मां को बचाते हैं, पानी और हवा को प्रदूषित होने से बचाते हैं, और सही अर्थों में गो भक्त हैं, क्योंकि ये खेती ही गाय से होती है। इससे बड़ा
पुण्य का काम दूसरा हो ही नहीं सकता। आजकल आदमी को हम देखते हैं पुण्य कमाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कोई कहीं मंदिरों में जाते हैं, कोई किन्हीं गुरु जी के पास जाते हैं, को कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और बेचारे समय भी लगाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। किस लिए? कि हमें सुख मिलेगा, हमारी आत्मा को आनंद मिलेगा, इसीलिए करते हैं। कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से प्राकृतिक खेती करेगा, भगवान आशीर्वाद देने उसके घर में उसके पास आएगा, वही आशीर्वाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? अब मैं सवाल करता हूं, आप बोलते तो हो नहीं, उत्तर दो तो मजा आए। अब एक सवाल करता हूं, बोलना हाथ में। उदाहरण के लिए एक बहन के पास, वहां बैठी एक बहन जिसपे छोटा सा बच्चा है, एक वो बैठी देखो छोटी सी बैठी सामने, इधर भी बैठी है। एक बहन के पास एक बच्चा है, एक व्यक्ति आया और उसने उस छोटे बच्चे को खिलौना दिया खेलने के लिए, गेंद दी और उसको खाने के लिए बढ़िया टॉफी दी और बढ़िया चीज खाने की दी और उस बच्ची को हंसाया, उसको प्यार किया, उसको उन्होंने खिलाया भी। ईमानदारी से बताओ, उस बच्ची की मां को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोलो, कमजोर विद्यार्थियों जोर से बोलो। अच्छा लगेगा। इधर वाले काफी इंटेलिजेंट है, वो कमजोर ज्यादा रहेगा, बोलते नहीं उधर वाले। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। अब दूसरी बात, एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने क्या किया, वो पहले वाला जो चीज उस बच्चे को देके गया था, उस दूसरे वाले ने वो छीन ली मां के सामने, उसके खिलौने भी छीन लिए, उसके खाने का सामान भी छीन लिया और मां के सामने उस बच्ची को एक थप्पड़ भी लगा दिया। तो ईमानदारी से बताओ, उसकी मां को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। सब सहमत हैं? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब वेदों में क्या लिखा? वेदों में लिखा, त्वम हीन पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविद। क्यों? भगवान कैसा है, ईश्वर कैसा है? वो भगवान इन माताओं की भी माता है और वो ईश्वर इन पिताओं का भी पिता है। और कैसा भगवान? वो हम सबके नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, वो सब कुछ देखता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं दोबारा, इस धरती पे जो प्राणी हैं और ये संसार जो बनाया, हमने बनाया कि भगवान ने बनाया? तो ये जो धरती पे प्रजा है, ये हमारी या भगवान की है? भगवान की है। अब इस भगवान की प्रजा को जो प्यार करेगा, भगवान द्वारा बनाई गई इस संसार के लोगों को जो बीमारी से बचाएगा, उनको जो स्वच्छ पानी की व्यवस्था देगा, उन प्राणियों के लिए स्वच्छ हवा की व्यवस्था देगा, भगवान की बनाई इस धरती को पवित्र रखेगा, जो सबको सुख देगा, तो भगवान ऐसे सुख देने वाले व्यक्ति से प्रसन्न होगा या दुखी होगा? प्रसन्न होगा। और जो व्यक्ति
इस धरती पे आके भगवान ने जो शुद्ध पानी दिया उसको दूषित कर रहा है। परमात्मा ने जो धरती बनाई उसको बंजर बना रहा है। भगवान ने जो हवा दी उसको दूषित कर रहा है। भगवान ने जो लोग निरोग पैदा किए थे उनको जहरीली खेती करके कैंसर करता है, डायबिटीज करता है, हार्ट अटैक के लिए मजबूर करता है, ब्रेन ट्यूमर करता है और बीमार करके अस्पताल में भेजता है। तो ईमानदारी से बताओ, भगवान अपनी प्रजा को दुख देने वालों से सुखी होगा या दुखी होगा? तो कितने मंदिरों में घूमते रहो, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला। भगवान बावला नहीं है, परमात्मा तो सब कुछ जानता है। वो एक एक मेरे अच्छे और बुरे कर्म को देखता है। दुनिया के लोगों से बच सकते, भगवान के आंखों से नहीं बच सकते, वो सब जगह है। तो भाई लोगों, इधर तो मंदिर में घंटी बजा के भगवान से प्रार्थना करें और उधर भगवान द्वारा बनाई गई सृष्टि का विनाश करें। तो भगवान इस धोखे में आने वाले नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं? अब इससे बचने का तरीका क्या? भगवान का भक्त बनना है। क्योंकि आज हम एक मंदिर में बैठे, स्वामी नारायण मंदिर के ये जो ना BAPS सारंगपुर में, इनका वहां पर भी एक स्वामी नारायण संप्रदाय का गुरुकुल है। और जिस हॉल में आप बैठे, इतना ही बड़ा हॉल वहां भी है। और वहां इन लोगों के पास 100-150 एकड़ भूमि है। वहां मैं गया और उसका परिणाम ब्रह्मचिंतन दास स्वामी जी यहां भी आए, वहां ज्ञानेश्वर स्वामी जी हैं। इन लोगों ने लोगों की भलाई के लिए, वहां हजारों लोग आते हैं। इन्होंने कहा हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इन्होंने अपना 150 एकड़ का फार्म पूरा प्राकृतिक खेती का बना दिया। स्वामी नारायण सारंगपुर, और केवल अपना फार्म ही प्राकृतिक खेती का नहीं बनाया, बल्कि वहां पर प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर भी बना दिया। और वहां पूरे प्रदेश के खेडूत आते हैं, वहां ट्रेनिंग चलती है, फार्म को दिखाते हैं। तो गर्म है ना, फार्म को दिखाते ट्रेनिंग भी चलती है। तो इतना अच्छा काम स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु कर रहे हैं। आज मंदिर में हम बैठे, तो मंदिर में बैठकर हमने कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे पूजा से नहीं, हमारे कर्म से भगवान आशीर्वाद दे। हमारे कर्म ऐसे हों कि भगवान भी मजबूर हो जाए कि ये बेटा देखो, घर में एक पिता के कई पुत्र होते हैं, पिता सबसे ज्यादा प्यार उससे करते हैं जो कुल के गौरव को बढ़ाता है, जो मर्यादाओं के अनुसार चलता है, जो कर्म योगी होता, अच्छे कर्म करता, सबसे ज्यादा पिता उस बच्चे को प्यार करता है। और जो दुष्ट होता है उसको तो घर से निकालता और अखबार में निकलवा देता, इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। होता कि नहीं ऐसा? तो हमने योग्य पुत्र बनना है। और उसका तरीका भाई और बहनों, पहला सवाल आप मन से ये निकाल दो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं जो रासायनिक खेती करते हैं। मैं भी लोगों को यही बोलता था, इसके बिना कैसे उत्पादन होगा। लेकिन आज मैं अपने 180 एकड़ का फार्म, जिनमें यहाँ बहुत खेडूत हैं जो मेरा फार्म देख के आए,
आपने जो जो हाथ खड़ा करो, जो देख के आए, ये देखो, ये लोग, ये देखो, उधर भी हाथ देखो। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 400 गाय पालता हूं मैं और पूरी प्राकृतिक खेती करता हूं। एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक नहीं डालता। और उसका परिणाम जो मेरी धरती बंजर हो चुकी थी, जिसको मैं 100 एकड़ जमीन को मैं भाड़े पे देता था, 80 एकड़ में स्वयं करता था। भाड़े वाली जमीन को खेडूत छोड़ के भागे, कहते इसमें कुछ होता ही नहीं। ऐसी बंजर 0.23 ऑर्गेनिक कार्बन, पानी बरसता था उससे खत्म ही नहीं होता था, खड़ा रहता था, फसलें बर्बाद होती थी। धरती मेरी पत्थर बंजर बन गई वो। लेकिन आज उसी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जो 0.23 था, आज मेरी उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1 पे जा गया, 1 पे 1.7 तक हो गया, 1.7 तक। इतनी उपजाऊ जमीन बन गई। आज मेरी जमीन में जब पैदल चलते हैं तो आधा फीट पैर जमीन में चले जाते हैं, इतनी मुलायम जमीन बन गई। और कल रात को मैं टिम्बरवा गांव में था, यही तो अपना गांव, इसी में तो बैठे। हमारे बीच में हमारे मान्य मोहन भाई जी विधायक जी थे और एक अपने खेडूत, अपना आवेश भाई पटेल, वो खेडूत है, किसान, वो थे। उन्होंने क्या बताया कि इस समय हमारे पूरा क्षेत्र जहां शेरडी होता है, डांगर होता है, वो धरती इतनी कठोर बन गई कि जब धरती सूख जाती है तो जूता निकाल करके पैदल चलते हैं तो जमीन नीचे चुभती है। आया ना, पत्थर बन गए ना कठोर। अब ये कठोर कैसे बनती, यही मैं दिखाऊंगा आपको। प्राकृतिक खेती कैसे होती है, इसकी ट्रेनिंग मेरे से पहले डॉक्टर जनक सिंह राठौर ने बताई। और यहां पर मेरी ये बहनें कृषि सखी, कितनी मेरी बहनें हाथ खड़ा करें, देखो ये बहनें बैठी, और वो देखो इधर भी, और हमारे मास्टर ट्रेनर्स, ये जो लोग आपके सामने बैठे हैं, ये वो सेवा भावी लोग हैं जो स्वयं अपने खेत में प्राकृतिक खेती करते हैं, अपना मॉडल है। और इन्होंने निर्णय लिया है कि हम पूरा सूरत जिला में एक भी तालुका नहीं छोड़ेंगे, एक गांव नहीं छोड़ेंगे जिसमें जाके अपने खेडूत भाइयों को ट्रेनिंग नहीं देंगे। ये सब ट्रेनर हैं और यहाँ हजारों खेडूत प्राकृतिक खेती करते हैं सूरत में, और बहुत अच्छी अच्छी खेती करते हैं। हमारे बीच में अभी आपने देखा स्टॉल लगा था, उसमें कल्पेश भाई एक पढ़ा लिखा यंग जवान है, वो अभी मेरे को बोल रहा था कि मैं कम से कम 100 केले की वैरायटी पैदा करूंगा अपने खेत में, प्राकृतिक। और आप यहां समय मिले ना तो जाके आना, उसका स्टॉल लगा हुआ कल्पेश भाई का। उसका एक लूम केले का 41 केजी का है, 41 केजी, इतना बड़ा लूम। एक बूंद यूरिया नहीं डालता, डीएपी नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? उसने संकल्प लिया, उनके पिता की मृत्यु कैंसर से हुई थी। वो बेटा बताता मेरे को कि मेरे पिताजी सारा दिन खेत में यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डलवाते थे और मैं देखता था, और उनका पिता कैंसर से मृत्यु हुई। कल्पेश ने निर्णय लिया
कि आने वाली मेरी पीढ़ियों में रोग न आने पाए, किसी के घर में ऐसा दुख ना होने पाए, कोई कैंसर से ना मरे, इसलिए मैं जहर की खेती नहीं करूंगा। और वो अपने खेत में इस समय 20 तरह के केले करता। अब देखो केले देखना कितने तरह के रखे, एक लूम 41 kg। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई आप में ऐसा खेडूत बैठा हो जो यहाँ के सिद्ध करे कि मैं रासायनिक में 41 किलो का लूम पैदा करता हूं। बोलिए कौन करता? नहीं करता। और करता है तो वो 100% गारंटी से कैंसर लोगों में बांटता है, इतना जहर डालता होगा। तो ये एक खेडूत है। अभी अमित भाई पटेल आपके बीच में बोल के गए थे, वो इतना प्रगतिशील किसान बन गया, प्राकृतिक खेती करते हैं, कितने अनुभव वो आपको बता के गए हैं। इसलिए लोग आए हैं कि आप इस बाहर निकल जाओ कि आपका उत्पादन कम होगा। हमारे बीच में विकास भाई गामित 2 नंबर पे आए थे। विकास भाई आईटी इंजीनियर, सोचो आईटी इंजीनियर थे, बड़ी अच्छी नौकरी करते थे, बहुत बड़ी नौकरी को ठोकर मार के कहा नहीं, मैं वो खेती करूंगा जो आने वाली पीढ़ियों को बचाए, जो लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करे। और विकास भाई गामित और उनकी पत्नी वो भी पढ़ी लिखी है, दोनों प्राकृतिक खेती करते हैं और अपनी नौकरी से भी ज्यादा कमाते हैं, लोगों को जीवन दे रहे हैं। और यहां पर मनहर भाई, मैं उनके फार्म पे गया, महेश भाई, उर्मिला बेन और एक कमलेश भाई, कितने नाम मेरे सामने खेडूत के आपके केवल सूरत जिला के। और ये जितने आगे लोगों ने हाथ खड़ा किया, ये सभी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें उत्पादन नहीं घटेगा, उल्टा। अब गुजरात सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और कृषि मंत्री जीतू भाई वाघानी, उन्होंने बिल्कुल पूरी कमर कस ली है कि हमने गुजरात को जहर वाली खेती से मुक्त करना है। और रात दिन सब लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जहां भी कहीं जाते हैं तो किसानों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में गुजरात इस समय प्राकृतिक खेती के मिशन पर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्या जरूरत इसकी है? इसलिए जरूरत है, यदि आप ये नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं है। अब मैं अगली बात दिखाता हूं मेरी बहनों और भाइयों। इस समय हम जो कुछ खा पी रहे हैं जहर वाली खेती का, वो जहर 3 प्रकार से हमारे शरीरों में जा रहा, 3 प्रकार से। और वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहला, हवा में जाता है। जब यूरिया खेत में यूं छिड़कते हो ना, आप डालते हो, तो इस यूरिया में मुख्य कंटेंट है नाइट्रोजन का। और वो नाइट्रोजन जब हवा में जाता है तो हवा में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो एक बहुत खतरनाक गैस पैदा होती, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 312 गुनी खतरनाक है पर्यावरण के लिए, 312 गुनी। और हमारे देश में करोड़ों टन यूरिया किसान डालते हैं खेतों में, उससे कितनी नाइट्रस ऑक्साइड गैस पैदा होती है जो वातावरण में जाके कोई भी प्राणी नहीं बचता जिसके अंदर नहीं जाती।
अब आप यूं बताओ, आप में ऐसा कौन कौन भाई बैठे हैं जो बिना सांस लिए जीवित हैं? हाथ खड़ा करो। जो जो सांस नहीं लेते और जीवित हैं, सभी को लेना पड़ता है ना। कल मैं बता रहा था, वृक्षारोपण कर रहे थे। आदमी भोजन 1 महीना ना करे तो भी जीवित रह सकता है। पानी 5-7 दिन ना मिले तो भी काम चल जाएगा। लेकिन हवा, ऑक्सीजन 3 मिनट लगातार ना मिले तो राम नाम बोलो जी, ये हो जाता 3 ही मिनट में काम। तो ऐसा कोई प्राणी नहीं, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, हम सभी श्वास लेते हैं। और उस श्वास में आप लोगों ने क्या घोला? जहर, नाइट्रस ऑक्साइड। जो खेडूत यूरिया, डीएपी डालता जंतुनाशक, वो धरती पे नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करके हर प्राणी के जीवन को खतरा दे रहा है। हर प्राणी के जीवन को खतरा दे रहा। ये पहला पाप। नंबर 2, जब आप यूरिया, डीएपी डालते हैं ना, तो 40% उसका हिस्सा पौधा लेता, पौधे के तने में जाता। वो साग भाजी में जाएगा, फलों में जाएगा, अनाजों में जाएगा, गाय भैंस के चारे में भी जाएगा, और वो सब हम खाते हैं। तो वो स्लो पॉइजन, मंद जहर हम सबके शरीर में जा रहा है। दूसरा तरीका। तीसरा, कुछ हिस्सा जब आप खेत में उसको डालते हैं, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, और पानी देते हैं, तो पानी धीरे धीरे कुछ बरस में भूमिगत पानी में जाके वो जहर मिल गया, वहां नाइट्रेट पैदा करता, पीने का पानी बचा नहीं। अब एक एक चीज पे मैं आता हूं। ये जहर खाने का परिणाम क्या है? अब वो वीडियो दिखा भैया, पहला मेरा एक अखबार का है ना, वो लगाओ और ये पढ़ेंगे, वो माओ के दूध का। ये पढ़ो, थोड़ा बड़ा करो इसको, ध्यान से पढ़ो इसको। पढ़ो पढ़ो, माताएं बहनें जरूर पढ़ो। पढ़ ली, 2 ही लाइन है मुख्य रूप से, नीचे वाली तो और भी खतरनाक है। खेडूत भाइयों, इस पे क्या लिखा है? ये अखबार मैं नहीं चलाता और ना हमारे मंच पर बैठने वाले आदरणीय चलाते हैं। ये बड़ा फेमस एक अखबार है, उसमें उन्होंने कुछ साइंटिस्ट लिए और उन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया, खोज की, अनुसंधान किया। कितनी माताएं ली बोलो? क्या लिखा है मेरी बहनों? क्या लिखा है? 105 माताएं उन्होंने ली जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया था। और वो 105 माताएं थी जो अपना दूध बच्चों को पिला रही, और ये सोच के पिला रही मां अपने बच्चे को दूध कि मैं अमृत पिला रही। बच्चे के लिए सबसे उपयोगी ये दूध है मेरे वाला, यही सोच के पिलाती कि नहीं मां? बोलो। लेकिन मां क्या पिला रही आजकल? यूरिया, जंतुनाशक, डिटर्जेंट। और इस अखबार में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो क्या है कि 105 माताएं ली, 105 में एक भी नहीं बची जिसमें जहर नहीं पाए। सभी के दूध में जहर पाया, एक भी नहीं बची। 105 में से 100 में मिल जाता, 5 बच जाती तो महसूस करते हम तो बचे हुए। लेकिन मेरी मां बहनों और भाइयों,
एक भी मां आज नहीं बची है जो अपने मासूम बच्चे को ये जहर ना पिला रही दूध के नाम से। ये कहां से आया ये जहर? आप जो खेतों में डालते हैं, वो पशुओं के चारे में गया, साग भाजी अनाज फलों में गया, और वो हमारी मां बहनों और हम सब खाते हैं, और वो गर्भस्थ शिशु में भी आज पैदा होने वाले में भी और बाकी रहा सा दूध में पिला रहे हैं। और उसका परिणाम इतना कोमल बच्चा, इतने कोमल उसके अंग, उनको ये जहर मिलेगा तो बताओ वो लंबी आयु कैसे जिएगा? अब ये बात मैं सब जगह बोलता हूं, आप ईमानदारी से मेरे को बताओ, आज से 30-40 साल पहले, दुनिया बसे तो हजारों साल हो गए, इस 30-40 साल पहले कोई देश ने कैंसर नहीं जानता था। बोलो, जानता था? कोई डायबिटीज जानता था? किसी की किडनी बदलवानी पड़ती थी? हम जितने यहां बैठे हैं, हम में से किसी के भी दादा दादी को कभी कैंसर सुना हो? किसी के दादा दादी को हार्ट अटैक की बात सुनी हो? किसी ने घुटने बदलवाए हो? किसी की पेनक्रियाज फेल हो? कभी नहीं हुई। आज कोई बचा ही नहीं हुआ। आज घर घर में शुगर, डायबिटीज है। अब यूएनओ ने नई रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा भारत में जिस तरह का खान पान, खेती बाड़ी चल रही, लोगों का जीवन शैली, यही चलती रही तो अगले 10 साल में भारत में भयंकर कैंसर का विस्फोट होगा। जैसे डायबिटीज फैल गई ना, यही हालत कैंसर की होने वाली। आज कितने क्षेत्र में हर 5वां आदमी कैंसर से जूझ रहा है और कोई उसका इलाज नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, बड़े आदमी को तो सोच लेते हैं चलो ये धूम्रपान करता है, गुटखा तंबाकू खाता है, दारू व्यसन करता है, लेकिन आजकल तो 5 साल का बच्चे को भी डायबिटीज हो रही है। 5-6 साल के बच्चे की किडनी खराब हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं। उन्होंने तो सब कुछ खाया पिया नहीं, उनको क्यों हो गया? कहां से हुआ? ये जो मैं बता रहा हूं इससे हुआ। और रात को मैं बोल रहा था गांव में लोगों के बीच में, भाइयों, धरती पे असंख्य प्राणी हैं और उनमें समझदार प्राणी कौन है? मनुष्य। और ये समझदार प्राणी एक अकेला है दुनिया में जो अपने खाने में खुद अपने हाथ से जहर डालता है और फिर लोगों से कहता मैं बीमार हूं। एक मनुष्य है धरती पे जो अपने खाने में खुद जहर डलवाता है और फिर कहता मैं बीमार हूं। कोई बताए मेरे को जो जहर से बचा हुआ है। आज गाय भैंस में कैंसर हो रहा है, गाय भैंस में हार्ट अटैक आ रहा है, दुनिया भर की बीमारी। पहले ये बीमारी कहीं नहीं थी, न अस्पतालों की इतनी बढ़िया श्रृंखला थी, न डॉक्टरों की टीम थी। लोग मजे में 100-100 साल की लंबी उम्र जीते थे बड़े लोग। और आज हम कोई नहीं बचा, हम सब में से जो दवाइयों पर जिंदा नहीं, धक्के से जिंदगी जी रहे। क्यों? क्योंकि सब स्लो पॉइजन खा रहे, एक भी चीज शुद्ध नहीं बची। मैं घटना सुनाता हूं। आजकल मैं गांव में जाता हूं, हर तालुका के किसी गांव में दर एक सप्ताह जाता हूं। गांव में रुकता हूं मैं, स्कूल में। तो जैसे हमारे माननीय परमार साहब यहाँ के कलेक्टर महोदय हैं, ऐसे खेड़ा में डॉक्टर प्रवीण जी शायद आनंद की घटना।
तो आनंद के गांव में था मैं भी कुछ महीने पहले। ये सारी चीजें मैं रात को गांव के लोगों को बता रहा था, बचाओ अपनी पीढ़ियों को, पानी भी दूषित हो गया है। तो मेरे को वहां कलेक्टर साहब ने कहा, साहब आपने जो बात कही ये भ्रम नहीं है, ये तो सत्य है। और उन्होंने खुद मेरे को बताया, आप पूछिए जाकर, उन्होंने बताया कि उनके जिला के एक गांव के लोग उनके पास में आए और कहने लगे जी हमारे गांव में नल से जल की व्यवस्था करो, पानी की टंकी बनाओ। कलेक्टर साहब ने कहा भाई कोई पैसे की कमी नहीं, हम बनवा देंगे, लेकिन सरकारी नियम है जब टंकी बनानी होती तो पहले पानी की जांच करते हो पीने लायक है भी क्या नहीं। तो कलेक्टर महोदय ने वहां पानी की जांच करवाई तो उस गांव का पानी पीने लायक नहीं था, उसमें जहर थे, नाइट्रेट जो आप जंतुनाशक डालते हो, यूरिया डीएपी डालते हो, और भूमिगत पानी में पहुंच गया। तो वो लोग 10 दिन बाद फिर गए जी क्या रहा हमारी टंकी का। तो कलेक्टर साहब ने कहा तुम्हारे गांव में नहीं बनेगी, पड़ोसी गांव में टंकी बना देंगे, पाइपलाइन से आपके भी गांव को पानी दे देंगे। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कलेक्टर साहब ने जब अगले गांव का पानी टेस्ट कराया ना, उसमें यहां से भी ज्यादा मिला जाए। और फिर क्या हुआ वो बताते, एक के बाद 20 गांव में पानी की टेस्टिंग कराई। 20 गांव, एक भी गांव का पानी पीने लायक नहीं मिला। समझ गए खेडूत भाइयों, भगवान इस पूजा को सुनेगा हमारी को, ये हम आने वाली पीढ़ियों के लिए दे रहे हैं। क्या हमारे बड़ेलों ने भी ये पाप किया था सर? क्या उन्होंने कभी पानी को जहरीला बनाया? क्या उन्होंने धरती को बंजर बनाया? क्या उन्होंने हवा को दूषित किया? कभी नहीं किया। सब कुछ अच्छा दे के गए थे। और हम अपनी पीढ़ियों को क्या देंगे? पोते पोतियों को क्या दोगे? कुछ भी नहीं, मौत के सिवाय क्या बांट रहे हो? दुख होता मेरे को कहते हुए बातें, लेकिन आपकी समझ में आती नहीं। यूरिया डीएपी वो 2 बैग डालता, ये 4 डालता, वो 5 डालता, ये 7 डालता। कंपटीशन लगा हुआ जहर बांटने का। ये हाल बन चुका, ये गुजरात का हाल है। और सुनो, गुजरात में कैंसर सोसाइटी, उसका मैं पदेन चेयरमैन हूं पूरे गुजरात का। हर साल हमारी एक मीटिंग होती, उसमें सब कैंसर डॉक्टर्स भी आते हैं, बड़े माने हुए डॉक्टर्स। और उस मीटिंग को मैं जाकर चेयर करता हूं। अब वो मीटिंग हुई तो मैंने पूछा वहां क्या प्रोग्राम चल रहा था। उस तालुका में हमने इतने कैंसर हॉस्पिटल बनाने का निर्णय किया है, उस तालुका में भी बना रहे कैंसर अस्पताल, उस जिला में भी कैंसर अस्पताल बना दिया है, वहां भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। इतना खतरनाक, मैं डर गया। मैंने पूछा आप इतने कैंसर अस्पताल का प्रोग्राम बना रहे, ऐसा क्या हालत है कैंसर की? तो इस समय गुजरात में एक दिन में प्रतिदिन दरेक दिन 720 नए पेशेंट डेली कैंसर के आ रहे हैं आपके गुजरात में। समझ में आई? 720 लोग प्रतिदिन नए कैंसर पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्थाएं चल रही है। लेकिन यूं भी बता दो, जिसके घर में कैंसर हो जाए, भगवान ना करे, वहां कोई सुख शांति बचती है? वहां पैसा बचता है? घर की शांति खत्म, जो पैसा वो बर्बाद। और ये सब बर्बादी के बाद भी अंत में आदमी नहीं बचता। इसका इलाज ही नहीं, इसका इलाज केवल एक है, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग।
ना जहर अंदर जाएगा ना बीमारियां होंगी, ना जहर पानी में बचेगा ना बीमारी होगी, ना हवा में जहर बचेगा क्यों बीमारी होगी। भाई और बहनों, पत्तों पर सिंचाई करने से पेड़ हरा नहीं होता, जड़ की सिंचाई करो, जड़ को पकड़ो। यदि हमने असली अपनी खेती को बदल दिया तो आने वाली पीढ़ियां आपको दुआएं देंगी और भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, आत्मा आपकी सुखी होगी। ये जो प्राकृतिक खेती करने वाले खेडूत हैं और ये कृषि सखी, किसान मित्र और मास्टर ट्रेनर्स हैं, मैं इनको बार बार यही कहता हूं, आप इतने पवित्र मिशन पे लगे हुए हैं, इससे पुण्य कर्म आज दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्राणी मात्र को जीवन दे रहे हैं। आज ही जहर वाली खेती ने पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त कर दी, जीव जंतु खत्म कर दी, धरती पत्थर बंजर बना दी। भारत की धरती पानी नहीं पीती है, वर्षा होती है बाढ़ आ जाती है, वर्षा नहीं होती है तो अकाल पड़ता है। इन दोनों का समाधान केवल प्राकृतिक खेती है। आज धरती जो आप लोग कहते हैं ना, बारडोली तालुका के लोग, ये तो वो धरती थी जिस धरती से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का नेतृत्व किया था। यहाँ के खेडूत इतने समझदार थे। मैंने सरदार साहब का जीवनी पढ़ी, उसमें बारडोली सत्याग्रह मैंने विशेष रूप से पढ़ा। यहाँ के खेडूत कितने स्वाभिमानी थे, यहाँ माताएं बहनें कितनी त्यागी थे। अंग्रेज ने उनकी जमीनें हड़प ली, उनके पशु उनसे छीन लिए, उनके मकानों में यातनाएं दी, लेकिन एक वे खेडूत टस से मस नहीं हुआ। उसने वीरता का परिचय दिया, अंग्रेज को झुकना पड़ा और पटेल साहब पूरे देश में ख्याति प्राप्त नेता बन के उभरे। ये नेतृत्व बारडोली के लोगों ने दिया, बारडोली आप लोगों के पूर्वजों ने किया। तो आप तो इतिहास पुरुष लोग हैं। बारडोली के आपके बड़ेले कितने विल पावर के लोग थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बारडोली के आज जितने खेडूत भाई बहन आए, आप उसी तरह बड़ेलों का आशीर्वाद लेते हुए बदलो इस पूरे गुजरात को, बदलो देश को। ये नेतृत्व बारडोली से जाना चाहिए पूरे देश में, जैसे उस समय गया। ये काम आप लोग कर सकते हैं। भाई और बहनों, आज ये बारडोली की ये धरती जिसमें पानी की कमी नहीं, काली धरती, इतनी उपजाऊ भूमि आज बंजर बना दी हमने, पत्थर बना दी। आज इस पर पैदल चलना दुखदाई हो रहा। ये क्यों हुआ? अब अगला वीडियो दिखा भैया, वो ड्रिल वाला दिखा। ये देखो, ये सत्य घटनाएं हैं जो मैं दिखा रहा हूं आपको। 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के